Good morning, my dear students. This is Ankit Jaiswal, and today we are going to start a new topic, types of farming. Students, आप सबको पता है लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था एग्रीकल्चर का, जहाँ पर मैंने आपको कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर और फार्मिंग समझाया था. ठीक है, आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, आई हैड टोल्ड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है, दो तरह की फार्मिंग होती है, दो तरह की क्लासिफिकेशन की गई है फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को. ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट वन होता है बच्चों सबसिस्टेंस एंड द सेकंड वन इज कॉमर्शियल. ठीक है, पहला होता है सबसिस्टेंस एंड सेकंड वन इज कॉमर्शियल. दो तरह की खेती की जाती है. ठीक है, हमारे देश में दो तरह की खेती की जाती है. पहला होता है सबसिस्टेंस एंड सेकंड वन इज कॉमर्शियल. आपको फिर से बता दें कि हमारे देश में दो तरह से एग्रीकल्चर अडॉप्ट किया गया है. ठीक है, दो तरह से फार्मिंग की जाती है एंड दोज आर सबसिस्टेंस एंड कॉमर्शियल. हमने ये भी बताया था कि कॉमर्शियल क्या होता है, सबसिस्टेंस क्या होता है. मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ बच्चों. सबसिस्टेंस का हिंदी मीनिंग होता है जीवन निर्वाह. क्या होता है? जीवन निर्वाह, यानी कि लाइव स्टॉक. ठीक है, लाइव स्टॉक. ठीक है, तो आप क्या समझ पा रहे हैं दोनों मीनिंग से? यानी कि ऐसी खेती जिससे क्या हो कि केवल जीवन निर्वाह हो पाए, यानी कि बस जो जीवन है, यानी कि जो लाइफ है ना, वो चल पाए बस. ठीक है, यानी कि उससे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला, उससे कोई अमीर नहीं हो जाता है. आप मान लीजिए आप दो वक्त की रोटी खा पाए, यानी कि आपका पेट भर पाए. ठीक है, ऐसी कोई खेती कोई पर्सन कर रहा हो जिससे कि वो क्या हो सके, भूखा ना सो सके, यानी कि वो गरीब तो होता ही है, बट क्या हो कि वो भूखा ना मरे. ठीक है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसी खेती जिससे केवल जीवन निर्वाह हो पाए, यानी कि लाइफ स्टॉक चल पाए, तो सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग. ऐसी खेती को बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग. राइट, आई होप कि यू आर गेटिंग द पॉइंट. बच्चों, अगला है कॉमर्शियल. तो कॉमर्शियल क्या होता है? ऐसी खेती जो बहुत बड़े पैच ऑफ लैंड पे की जाती है और जिसका केवल एक मकसद होता है पैसा कमाना. ठीक है, इसका केवल एक ही मकसद होता है, एक ही टारगेट होता है, वो होता है बहुत बड़े पैमाने पर इनकम लेनी, यानी कि पैसा कमाना. लेकिन इसका अपोजिट होता है सबसिस्टेंस. ठीक है, अब बच्चों आप इसका जो डिफरेंस है वो आई होप समझ चुके होंगे. देखिए बच्चों, नेक्स्ट चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज जानेंगे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी दो तरह की फार्मिंग होती है. एक होता है प्राइमेटिव सबसिस्टेंस और दूसरा होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस. ठीक है, दो तरह की फार्मिंग होती है. सबसिस्टेंस में दो तरह की होती है, प्राइमेटिव एंड इंटेंसिव. बच्चों, प्रिमिटिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे. देखो बच्चों, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन. ठीक है, आप कह सकते हैं, यानी कि ओल्ड. राइट, एंशिएंट, आप ये सारी चीजों को इसका सिनोनिम बता सकते हैं. ठीक है, ओल्ड. अब यहाँ से नाम मालूम चलेगा. और इंटेंसिव मतलब होता है न्यू. आप इससे कनेक्ट कर लीजिए, इन दो वर्ड से कनेक्ट कर लीजिए और आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, आप कनेक्ट करके देखिए इन वर्ड्स को, ओल्ड को प्रिमिटिव से और इंटेंसिव को न्यू से. अब इससे क्या मालूम चलेगा? अब देखिए, वो खेती जो बहुत पहले समय से होती हुई चली आ रही है. ठीक है, मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा. वो खेती जो बहुत पहले से चलती हुई चली आ रही है इंडिया में, वो कहलाती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, अब ऐसी खेती जैसे कि मान लीजिए आज से सालों पहले, हजारों साल पहले इस तरह की खेती हुआ करती थी, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. ठीक है, यानी कि क्या, इससे केवल जीवन निर्वाह हो जाता था पहले के टाइम पे. जो पहले चलती चली आ रही हो वो है ओल्ड, यानी कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. आप सोच रहे होंगे बस हो गया खत्म, नहीं. तो इसमें और भी कुछ पॉइंट हैं जो कि इंटेंसिव और प्रिमिटिव को अलग करते हैं आपस में. वो क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको मैं लिखवा देता हूँ और उनको मैं समझा भी देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, एक बड़ा एक पॉइंट है जहाँ पर आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे. चलिए बच्चों, तो समझते हैं क्या करके. तो प्रिमिटिव मतलब आप समझ चुके, ओल्ड. ओल्ड का मतलब क्या है? जो बहुत पहले से चलता हुआ चला आ रहा हो. ठीक है, ऐसी खेती जो प्राचीन खेती हो. अब चूंकि टाइम चेंज हो चुका है, जमाना बदल गया है, वक्त चेंज हो चुका है. ठीक है, उसके अलावा सोसाइटीज चेंज हो चुकी हैं, मॉडर्न टाइम आ चुका है, तो इट इज ऑब्वियस दैट थिंग्स विल आल्सो गेट चेंज्ड, है ना. तो यहाँ पे चीजें भी क्या होंगी, बदलेंगी. तो उसी तरह से प्रिमिटिव से आज हम लोग इंटेंसिव की तरफ मूव कर चुके हैं. ठीक है, यानी जो पहले चीजें चलती थी अब उससे हम लोग मॉडर्न आ चुके हैं. यानी आप इंटेंसिव को मॉडर्न से भी डिनोट कर सकते हैं. किससे डिनोट कर सकते हैं? मॉडर्न से भी डिनोट कर सकते हैं. तो आपको बच्चों आइडिया जरूर मिल रहा होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में. प्रिमिटिव यानी जो पहले टाइम पे की जाती थी और आज के टाइम पे भी ये की जाती है, बट बहुत कम, यानी कि लिमिटेड एरियाज में की जाती है. और आजकल बोलबाला किसका है, यानी ज्यादा यूज में कौन सा है, तो वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. राइट, अगर मैं सबसिस्टेंस की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा यूज में ये है. ये आज भी बहुत ज्यादा, ठीक है, एक छोटे लेवल पे की जाती है. तो चलिए आज हम सबसे पहले प्रिमिटिव के बारे में पढ़ लेते हैं. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है. इससे कुछ जुड़े फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ आज, और इनको अच्छे से आप समझ लीजिएगा बच्चों. यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं. ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है
कि ये बहुत पहले टाइम से चलता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। इट इज अ ओल्ड एडॉप्टेड मेथड, राइट, इट इज एन ओल्ड एडॉप्टेड मेथड ऑफ फार्मिंग। तो आप लिख सकते हैं इट्स एन ओल्ड एडॉप्टेड मेथड ऑफ फार्मिंग, यानी बहुत प्राचीन समय से चलता हुआ खेती का एक प्रकार है जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। मेथड ऑफ फार्मिंग which is still practiced on small packets of the country अब इसका मतलब क्या है, what I mean by this, now you must be wondering what I have written over here। तो मैं इसको बता दूं कि मैंने क्या लिखा है। देखिए बच्चों, इसका मतलब होता है बहुत प्राचीन समय से चलती हुई आ रही खेती जिसका प्रैक्टिस आज भी किया जाता है, ठीक है। इसको आज भी इस खेती को आज भी किया जाता है, बट यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑन स्मॉल पैकेट्स। इसका मतलब होता है बहुत ही छोटे लेवल पे किया जाता है, यानी बहुत कम जगह किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं पूरे इंडिया में इसी को देखने को मिलेगा आपको। इंडिया में आपको बहुत कम जगह, रेयर जगहों पे ये खेती देखने को मिलेगी जहाँ पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस खेती होती हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्यों होती है, क्योंकि अब आज के टाइम पे टाइम चेंज हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हम नई चीज़ों का उपयोग करेंगे, ठीक है। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते चले जाते हैं हम टाइम के साथ। तो यहाँ पे ये आज बहुत कम जगह पे, जहाँ दीहर गांव होते हैं, जहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल है, वहाँ पर ये की जाती है, और स्पेशली ट्राइबल एरियाज में की जाती है। तो आप ये भी एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंडिया एंड स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज, राइट। तो आप ये राइट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगला पॉइंट अगर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, तो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बता देगा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्यों एक्चुअली की जाती है। तो देखिए बच्चों, आप इस चीज को लिख सकते हैं कि जो रीजन होता है वो होता है इसमें प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड, प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड। सेकंड पॉइंट आपका क्या रहेगा, प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड सच एज। अब प्रिमिटिव टूल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि आपके बच्चों हो, ठीक है ना, या फिर एंशिएंट आप कह सकते हैं ओल्ड डिगिंग स्टिक्स, ओल्ड डिगिंग स्टिक्स आती है, ठीक है। उसके अलावा भी और चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं बच्चों डाउ, ठीक है, डाउ। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे पहले के टाइम पे बैल वगैरह चलता था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑक्स लिख सकते हैं। और उसके अलावा कौन होता था टूल्स में, फैमिली मेंबर्स भी खुद जुताई करते थे ना, तो आप लिख सकते हैं फैमिली मेंबर्स। इतनी चीजें क्या बच्चों, इन टूल्स का यूज करते थे हम लोग, यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इन टूल्स का यूज किया जाता है। क्या क्या वो होता है, वो आपने देखा होगा बच्चों, हल वगैरह फावड़ा वगैरह का यूज करते हैं आज के टाइम। मतलब जो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस होती है, इसमें पुराने जो औजार हैं, पुराने जो टूल है, उनका यूज होता है। जैसे कि हो गया, ओल्ड डिगिंग स्टिक हो गया, यानी पहले के टाइम पे खुदाई के लिए एक लकड़ी नुमा एक स्टिक होती थी, उससे खुदाई की जाती थी, ठीक है। उसके अलावा डाव हो गया, हल वगैरह होता है, ठीक है। ऑक्स बैल का प्रयोग करते थे। उसके अलावा फैमिली मेंबर्स जुताई किया करते थे साथ में मिलकर, ठीक है। ये चीजें थी टूल्स जो कि खेती करने के काम में आते थे। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्या होता था यहाँ पे याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, डिपेंडेंट अपॉन मानसून। अब देखिए, डिपेंडेंट अपॉन मानसून फॉर व्हाट। अब कह रहा है मानसून पे डिपेंड होता है, ये जो खेती होती है मानसून पे डिपेंड होता है। किस चीज के लिए, इरिगेशन के लिए, फॉर इरिगेशन। यानी अगर आपको ये खेती करनी है तो और इसमें सिंचाई करनी है, तो सिंचाई करने के लिए इसमें तालाब का पानी या नहरों का पानी या फिर डैम का वाटर नहीं आता था। यहाँ पे जो है बच्चों पूरी तरह से मानसून पे डिपेंड होना पड़ता है। जब बारिश होगी तभी सिंचाई हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हमारे पास पुरानी चीज़ें होंगी उन्हीं का हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने टूल्स को देखा, जो हमारे पास पुराने टूल्स होंगे हम उनका यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी आपको आइडिया मिल गया होगा, जैसे पुरानी चीज़ों में आप देखिए आज भी बैल का प्रयोग किया जाता है, जबकि आज के टाइम पे नई चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह का यूज होने लग गया है, ठीक है। लेकिन पुरानी जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस होती है उसमें क्या होता है, पुरानी चीज़ों का ही यूज किया जाता है। तो इरिगेशन के लिए यहाँ पर क्या होता है, मानसून पे डिपेंड होना पड़ता है, यानी बारिश के पानी पे। कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है बच्चों। आगे क्या होता है, आगे होता है कि ये किस पे डिपेंड होता है, अनदर थिंग, डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल फर्टिलाइजर। अब इसका मतलब क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर। बच्चों ये सारे पॉइंट आप नोट करके चलेंगे।
अब ये कह रहा है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। व्हाट आई मीन बाय दिस, नेचुरल फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? अब देखिए, नेचुरल फर्टिलाइजर का मतलब है जो प्राकृतिक रूप से हमको फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस होते हैं जो खेती को जो ग्रो करने में, यानी कि जो क्रॉप्स होता है उनके प्रोडक्शन में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजर जो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से जमीन पर पाए जाते हैं, तो उन्हीं पे डिपेंड होना पड़ता है। ऐसी खेती करने के लिए हमको प्राकृतिक रूप से, यानी नेचुरली अकरिंग जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उन पे हमें डिपेंड करना पड़ता है। आज के टाइम पे क्या है, आप देखिए केमिकल्स आ चुके हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं जो कि बायोकेमिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो हम उनका यूज कर लेते हैं, हम खेती करते हैं और ऊपर से छिड़क देते हैं उन पे, राइट। तो वो केमिकल होता है, यानी कि मैन मेड फर्टिलाइजर होता है, जिनका यूज हम करते हैं आज की खेती में, यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस खेती में करते हैं। लेकिन प्रिमिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ता है पुरानी चीज़ों पे या नेचुरल चीज़ों पे, ठीक है। हम कोई भी मॉडर्न चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा में हम नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। अब नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करने का मतलब क्या है? जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से फर्टिलाइजर पाए जाते हैं उन्हीं का यूज करके हम ये खेती करते हैं। यानी आप ये समझ चुके होंगे कि इसमें हम कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। यानी जितनी चीज़ें हमको नेचुरल रूप से मिलती हैं उन्हीं का हम इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनका यूज कर सकते हैं। बस कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज में नहीं होती है इसमें। समझ चुके होंगे आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आप आई होप समझ चुके होंगे। तो बच्चों इतने पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर आपसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में लिखेगा तो आप इतनी बातें इसके बारे में जरूर लिख सकते हैं। अब बच्चों कुछ और चीजें मैं आपको बताने चल रहा हूँ, उनको ध्यान से पढ़िएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बच्चों, हम कुछ चीजें और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं। वो क्या होता है? उसको कहते हैं हम लोग स्लैश एंड बर्न। ठीक है, क्या होता है? स्लैश एंड बर्न। एंड आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है स्लैश एंड बर्न होता है। अब इसमें क्या होता है? अगर आपसे पूछे स्लैश एंड बर्न क्या फार्मिंग है, किस प्रकार की फार्मिंग है, क्या खेती होती है, तो आप लिख सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग in which patch of land is cleared to grow some crops। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पे जंगल है, ठीक है, ये एक पैच ऑफ लैंड है, ये एक लैंड है और यहाँ पे कुछ पेड़ उगे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ पेड़ उगे हुए हैं। चलिए, ये क्या होता है? ये जो पेड़ है ना, इनको कट कर दिया जाता है, इनको कट कर दिया जाता है और नीचे जो भी थोड़े बहुत बच्चे होते हैं झाड़ जंगल, ठीक है, इनको क्या करते हैं हम लोग? इनमें आग लगा देते हैं। इनमें क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी जो भी आपके मान लीजिए एक लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है, तो उसमें क्या किया? उसमें जो भी पेड़ पौधे या छोटे छोटे वेजिटेशन या जो भी श्रब्स वगैरह थे उनको कट कर दिया था, पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। उसके बाद क्लियर करने के बाद क्या होता है? जो छोटे छोटे जो बचे रहते हैं उनमें उनको आग लगा दी जाती है पूरी तरह से जंगल में। आपने देखा होगा ये चीज़ें आज भी अपनाई जाती हैं और आपने पंजाब में ये बहुत होता है। और यही वजह है कि जब पंजाब में बर्न किया जाता है, स्लैश एंड बर्न जब टेक्निक अपनाई जाती है, तो जो आग का जो धुआं होता है वो दिल्ली में चला जाता है। ठीक है, पंजाब के बॉर्डर से दिल्ली में, और दिल्ली में इसी वजह से वहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि वहाँ पे धुआं वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यही वजह होती है। तो स्लैश एंड बर्न क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं। बर्न करने के बाद क्या होता है बच्चों? उसी में हम सीड डाल देते हैं। उसी में क्या करते हैं? सीड डाल देते हैं, यानी कि बीज डाल देते हैं। और जब बीज डाल देते हैं तो उसी जो राख होती है, यानी जो आग से निकला हुआ जो ऐश होता है बच्चों ना, ऐश के साथ ही वो बीज क्या होती है? उसी में पड़ी रहती है। और जब अपने आप मानसून आता है, बारिश आती है, ठीक है, जब बारिश आती है बच्चों, तो इसी के साथ वो जो सीड होता है ना, उसी में घुल मिल जाता है उसी लैंड में और नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो जाती है। तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। चलिए, मैं इसकी डेफिनेशन राइट कर देता हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख सकें या अपने नोट्स बना सकें उनके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने समझ लिया होगा कि एक पैच ऑफ लैंड जो होता है उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाता है, फिर वहाँ पर जो छोटे छोटे बची चीज़ें होती हैं उनमें आग लगा दी जाती है। ठीक है, उनको बर्न कर दिया जाता है और वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और फिर क्या होता है? उसमें सीड डाल दी जाती है, जो राख बची होती है उसी में सीड डाल देते हैं और जब मानसून आता है, बारिश होती है, तो वो अपने आप क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलिए, सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। स्लैश एंड बर्न क्या होगा? आप यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों इसके बारे में कि patch of land, a patch of land is cleared to produce
द क्रॉप्स टू सस्टेन द फैमिली। ठीक है बच्चों, ये आप लिख सकते हैं, पैच ऑफ लैंड इज क्रिएटेड टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स टू सस्टेन द फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, परिवार के जीवन का निर्वाह करने के लिए जो जमीन होती है उसमें उसको जला दी जाती है और उस तरह से खेती की जाती है, उसको साफ करके खेती की जाती है। ठीक है, तो ये होता है स्लैश एंड बर्न। ठीक है, टेक्नोलॉजी होती है जो कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग में आती है। ठीक है ना, ये बात आप समझ चुके होंगे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्लैश एंड बर्न और भी क्या चीजें इसमें हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आपको बता दें, स्लैश एंड बर्न जो होता है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है। अब आप एक बात बताइए मुझे, आप किसी भी लैंड पे बार बार कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसको आप जला रहे हैं बार बार, ठीक है, तो उसका जो फर्टिलिटी होगा वो धीरे धीरे कम तो होगा ना। तो आप इस पर लिख सकते हैं कि ये पॉइंट पहला हो गया, और आप लिख सकते हैं फर्टिलिटी डिक्रीजेस ओवर टाइम। इसका मतलब क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है जमीन की, वो कम होती जाती है। यानी कि आपने एक बार खेती की तो और कम हुई, ठीक है, आपने एक बार खेती की तो फर्टिलिटी कम हुई, यानी अगली बार जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। एक बार में तो पहली बार बहुत ज़्यादा होगा, फिर अगली बार फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, अगली बार और कम होगा और कम होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा और जीरो हो जाएगा। तो जब वो जीरो हो जाएगा, यानी फर्टिलिटी जो वहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो उस जमीन को छोड़ दी जाती है, उस जमीन को छोड़ दिया जाएगा और यहाँ से हम अलग जमीन चले जाएंगे, यानी कि शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे जमीन पे, दूसरे पैच ऑफ लैंड पे। और जब ये प्रोसेस होता है, जब हम इस लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरे जमीन पे चले जाते हैं, इसीलिए बच्चों इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ लैंड या फिर लैंड शिफ्टिंग। ठीक है, लैंड शिफ्टिंग फार्मिंग। याद रखिएगा बच्चों, लैंड शिफ्टिंग फार्मिंग ही आपका जो है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है। ठीक है ना, याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ लेता है कि शिफ्टिंग फार्मिंग क्या होता है, तो आप बताएंगे कि स्लैश एंड बर्निंग फार्मिंग इज कॉल्ड शिफ्टिंग फार्मिंग। और या फिर आप बोल सकते हैं कि लैंड शिफ्टिंग फार्मिंग इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि आप स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज आल्सो नोन एज लैंड शिफ्टिंग फार्मिंग एटसेट्रा। राइट, ये चीजें आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि लैंड को शिफ्ट कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो आपसे अगर पूछे क्वेश्चन में कि व्हाई डू वी शिफ्ट द लैंड, हम लैंड को क्यों शिफ्ट कर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डिक्रीजेस ओवर टाइम। ठीक है, जो फर्टिलिटी होती है लैंड की वो टाइम पे डिक्रीज हो जाती है, घटती जाती है, और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, तो हमें मजबूरी में लैंड को शिफ्ट करना पड़ेगा। और एक बात और बता दें बच्चों कि वो जो लैंड जो छोड़ दिया जाता है, अब उस पर खेती नहीं की जा रही ना, तो उस पर क्या होगा, समय के बाद जब आप खेती करना छोड़ देंगे, आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया आपने, फिर लैंड क्या होगा, धीरे धीरे फिर से इससे बारिश होगी, मानसून आएगा, और धीरे धीरे फिर से ये क्या होगा, एक टाइम पे फिर से फर्टिलिटी आ जाएगी, और जब दोबारा फर्टिलिटी आ जाएगी फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से फिर हम इस पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को शिफ्ट बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, वहां पे खत्म हुई इधर आ गए, इधर खत्म हुई तो उधर चले गए, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे हम शिफ्ट होते रहते हैं, जिस तरह से फर्टिलिटी हमको मिलती रहती है। राइट, तो आप ये चीजें राइट कर सकते हैं, और आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई। बच्चों आपकी बुक में जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक पॉइंट लिखा मिलेगा कि स्लैश एंड बर्न जो भी ये फार्मिंग है, स्लैश एंड जो बर्न फार्मिंग है, इसको वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो आपके लिए होमवर्क है, और आप बताएंगे कि इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे किस नाम से जाना जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें बच्चों, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो यहाँ पर इस खेती को जानते हैं झूमिंग नाम से। किस नाम से जानते हैं, झूमिंग नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे कि मेघालय, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि मेघालय में, ठीक है, मेघालय में, उसके अलावा यहाँ पे नागालैंड में और असम में, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, झूमिंग बोलते हैं। यानी झूमिंग क्या है, झूमिंग ही स्लैश एंड बर्न है। स्लैश एंड बर्न इंग्लिश नेम है, जबकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पे झूमिंग बोलते हैं। उसके अलावा दूसरे कंट्री में भी अलग अलग नाम है, जैसे कि यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पामलाओ, ठीक है, पामलाओ, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्लैश एंड बर्न को मैक्सिको में क्या बोलते हैं, तो मैक्सिको में बोलते हैं पामलाओ, पामलाओ इन मैक्सिको, ये आप राइट कर सकते हैं। पामलाओ जो है मैक्सिको में बोला है, सॉरी बच्चों, इसको पामलाओ को मणिपुर में बोलते हैं, मणिपुर में, ठीक है, सॉरी, मणिपुर में बोलते हैं। मैक्सिको में इसका जो नेम है, मैक्सिको में इसका नेम मिल्पा है। क्या है, मिल्पा। ये पूछा गया था कि मैक्सिको में क्या नाम है, तो आप राइट कर पाएंगे कि मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं, मिल्पा।
ठीक है ना, मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं। और इस तरह से अगर मैं ब्राजील की बात करूं, ठीक है, ब्राजील की बात करता हूं अगर मैं, तो ब्राजील में इसको बोलते हैं बच्चों, ब्राजील में इसको बोलते हैं राका। ठीक, क्या बोलते हैं, राका बोलते हैं। तो आप इस तरह से और भी आपकी बुक में दिया गया है, आप अपनी बुक को देखेंगे और ये आपका होमवर्क है, आप इसको राइट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, बताएंगे कि हाँ और भी किस किस पॉइंट में क्या क्या नाम इसको दिया जाता है। आप गूगल भी कर सकते हैं इसके लिए कि और भी स्लैश एंड बर्न को अलग अलग जगह पे किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये बात आप मुझे बताएंगे, होमवर्क ये है आपका। ठीक है, तो आपने स्लैश, आपने क्या क्या पढ़ा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आपको स्लैश एंड बर्न के बारे में बता दिया, और फिर स्लैश एंड बर्न को अलग नाम पे किस जगह से जानते हैं ये आपको होमवर्क दे दिया। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी है बच्चों। अब देखिए यहीं पर बात कर लेते हैं हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। छोटा सा एक टॉपिक है, आप प्रिमिटिव पढ़ चुके हैं तो आपको इंटेंसिव पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इंटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव के नाम से मालूम चलता है मॉडर्न। आपने प्रिमिटिव में पढ़ा कि यहाँ पर पुरानी चीजों का यूज करता है, चाहे वो पुराने औजार हो, चाहे वो जैसे कि मानसून हो, यानी कि डिपेंड होता है ये पुरानी चीजों पर या फिर नेचर पर। ठीक है, लेकिन जो इंटेंसिव होता है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, और एक बात बच्चों याद रखिएगा, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस जो होता है ये बहुत ही स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे इसको जो है खेती की जाती है, बहुत छोटी सी जमीन पे की जाती है, क्योंकि हम बड़ी जमीन पे डिपेंड नहीं हो सकते नेचुरल फर्टिलाइजर पे। बड़ी जमीन पे ही हम नेचुरल फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। तो बच्चों आप इसको सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ फार्मिंग is practiced in large packets of the country। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इसका जो प्रैक्टिस यानी कि इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा जगह पर किया जाता है इंडिया में, और मोस्ट ऑफ द पार्ट में आज इसी तरह की खेती होती है क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, राइट। तो आप दूसरी बात लिख सकते हैं कि मॉडर्न टूल्स आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन as well as irrigation। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया कि क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि जो ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है इसमें इसकी प्रैक्टिस बहुत जगह पर की जाती है, बड़े लैंड पर की जाती है। दूसरा ये होता है कि इसमें मॉडर्न टूल का यूज किया जाता है, बिल्कुल इसके अपोजिट। ठीक है, इसमें पुराने टूल्स का यूज था, इसमें मॉडर्न टूल का यूज होता है। मॉडर्न टूल का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा हो वगैरह जो आजकल के बने हुए हैं। ठीक है, आजकल के जो हो आते हैं न्यू, आपने देखा होगा उसके फ्लॉपर्स आते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज हैं। उसके अलावा ट्रैक्टर का यूज होता है। ठीक है, और बात करें इरीगेशन के लिए तो इसके लिए आपका देखिए डैम का यूज करते हैं, रिवर का यूज करते हैं, कैनल्स बने हुए हैं, पॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, लेक है, तो ये सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम मानसून पे डिपेंड नहीं होते, इस पे हम पुरानी टूल्स पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, फ्लॉपर्स का यूज कर लेते हैं, ट्रैक्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा होस, जो मॉडर्न होस है उनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, और मॉडर्न स्टिक्स का यूज कर लेते हैं, इनका यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, चाहे वो इरीगेशन के लिए हो, चाहे वो कल्टीवेशन के लिए हो। अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें मॉडर्न या फिर जो है बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं। यदि आप लिख लेंगे कि बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बायोकेमिकल्स इनपुट्स डाले जाते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल्स इनपुट्स, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल्स इनपुट्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते, यानी मिट्टी में जो फर्टिलाइजर है उसका यूज करके हम क्रॉप नहीं ग्रो करते। इसमें हम लोग बायोकेमिकल इनपुट्स डालते हैं, यानी कि अलग से दवाइयाँ डालते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर। आपने देखा होगा दवाइयाँ आती हैं जिनका हम यूज करते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, खेती को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जो कि केमिकल के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई कि इंटेंसिव और प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है। बच्चों प्रिमिटिव और इंटेंसिव में एक और बड़ा डिफरेंस है, ये होता है, वो आप डिफरेंस लिख लीजिएगा। डिफरेंस ये होता है कि प्रिमिटिव में जो होता है बच्चों, प्रिमिटिव में जो होता है वो क्या होता है, लेस प्रोडक्शन होता है, लेस प्रोडक्शन लेस इनकम। ठीक है, लेस प्रोडक्शन लेस इनकम। अब चूंकि क्यों होता है, क्योंकि छोटी जमीन पे की जाती है,
बहुत कम बारिश कभी कभी हो सकती है, जरूरी नहीं है बारिश हो भी। उसके अलावा टूल्स जो है वो बहुत लिमिटेड यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा, यानी कि जाहिर सी बात है जो चीज़ें उगेंगी बहुत कम उगेंगी। उसके अलावा जब कम उगेंगी तो पैसा भी कम मिलेगा। लेकिन इसी के उल्टा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, बात करें हम अगर इंटेंसिव की, तो इंटेंसिव पे आप एक चीज़ समझ पाएंगे, इंटेंसिव पे आप एक चीज़ समझ पाएंगे, यहाँ पे क्या होता है, मोर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मोर प्रोडक्शन होता है और मोर इनकम होती है। अब इनकम इतनी नहीं होती कि आपको कॉमर्शियल पे आप बात कर लें, मतलब इसके कॉम्परेटिव में, प्रिमिटिव पे कॉम्परेटिव कंपेरिजन में इंटेंसिव में ज़्यादा जो है इनकम होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोर इनकम। बाकी आपको ये पता है कि ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, तो ये केवल जीवन निर्वाह करने के लिए खेती की जाती है, इससे कोई मुनाफा नहीं होता है यहाँ पे। बट हाँ, अगर कंपेयर करेंगे प्रिमिटिव और इंटेंसिव को, तो इंटेंसिव में ज़्यादा पैसा मिलता है प्रिमिटिव के मुकाबले। तो आई होप कि बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई। आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में दो चीज़ें बताई, एक तो प्रिमिटिव, दूसरा इंटेंसिव। आपको हर एक स्टेप मैंने समझा दिया, आपको होमवर्क दे दिया है, आप मुझे अपना होमवर्क 6 PM से पहले भेज देंगे और ये पूरी नोट आप जो है ना बना लीजिएगा। आप वीडियो को बैक कर करके जो चीज़ें मैं लिखाता गया हूँ आप उनको नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, और साथ में ये नोट्स आप मुझे सेंड कीजिएगा, दिखाइए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ये वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए जो भी आपके पढ़ने वाले हैं, जो भी जान पहचान के हैं, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी आज के लिए इतना ही। फिर ठीक है, कल डाउट क्लास लेंगे तो चीज़ें और भी आपको समझाऊंगा। फिर अगले वीडियो में हम कॉमर्शियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में पूरा होल एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये क्या होती है चीज़ें, और कॉमर्शियल से रिलेटेड हर एक पॉइंट को जानेंगे हम लोग। तो बच्चों इतनी एक चीज़ें मैंने बता दी, बाकी आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप सेंड कर दीजिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।